स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. इट्स मी एजुकेशनिस्ट आयशा सिद्दीकी. सो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स किए, कुछ बेसिक्स किए, जिसमें हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कवर किया. ये भी हमारा कंटिन्यू ही पार्ट है जिसमें हम ओवरव्यू कर रहे हैं टॉपिक्स के. ठीक है. अच्छा, इसमें अब आते हैं कुछ आपकी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स हैं. पहले आपका इवन एंड ओड आता है. देखिए, अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं इवन एंड ओड क्या होता है, अब आप लोगों में से ना काफ़ी जब वीडियो देखेंगे कहेंगे इवन वो होते हैं जो 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और ओड वो होते हैं जो 1 से होते हैं. मतलब बचपन से ना हमारा एक माइंड बनाया गया है, जो 2 से स्टार्ट हो रहा है वो इवन है, जो 1 से हो रहा है वो आपका ओड है. देखिए, वो तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है, पर अगर यहाँ सवाल पूछा जाए कि इवन ओड में डिफरेंस क्या है. देखिए, इवन नंबर्स वो होते हैं जो आपके कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 होते हैं. आ रही है आपको बात समझ? जो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 हो, मतलब जब आप उस नंबर को डिवाइड करें ना तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0. मतलब जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है. अब काफ़ी बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं? रिमाइंडर कहते हैं. जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0. देखिए, सबसे पहले तो मैथ्स में हम रिमाइंडर कहते हैं, किसी चीज़ का हम कहते हैं ना भाई हमें रिमाइंडर देना. ये वो रिमाइंडर नहीं होता, हम इसे पढ़ते हैं रिमाइंडर. क्या? रिमाइंडर. तो इवन में डिविजिबल बाई 2 हो और उसके बाद उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए. उन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं. और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जब ये डिविजिबल बाई 2 होते हैं ना, क्या, जब भी हम इनको डिवाइड बाई 2 करते हैं, दे नेवर गिव्स 0 रिमाइंडर. मतलब इसका रिमाइंडर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता. क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ बचता है, कुछ ना कुछ रिमेन ज़रूर करता है, मतलब रिमेन करता है इसमें ना. देखिए, फॉर सपोज इवन नंबर लेते हैं 10, डिवाइड करना है 2 से. इसका मतलब क्या था? जिसमें रिमाइंडर 0 आए. 2 5 जा 10, तो आपका आंसर क्या आ गया? 0. मतलब जिसमें रिमाइंडर क्या आ गया? आपका रिमाइंडर आपका 0 आ गया. जिसमें रिमाइंडर 0 आता है वो आपका इवन होता है, और जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता वो आपका ऑड होता है. जैसे कि फॉर सपोज मैं आपका ऑड नंबर ले लेती हूँ, 9 और 2 से डिवाइड करती हूँ. 2 4 जा 8 और 1, मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर रिमेन कर रहा है, तो ये आपका क्या होता है? ओड होता है. ठीक है जी. अच्छा, ये आपको पता है इसमें जो आपके रिमाइंडर जिसमें आ गया वो आपका इवन है, और जो आपका रिमाइंडर बच रहा है वो आपका ओड है. अच्छा स्टूडेंट्स, इधर ना मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताती चलूँ. आपने ये तो कर दिया, अक्सर एमसीक्यूज में ये भी आ जाता है कि जो डिवाइड में आपका आंसर आता है, हम इस आंसर को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, जो ये आंसर आता है ना, जो आपका अभी 4 आंसर आया, इसको हम मैथ्स में कहते हैं कोशंट. क्या? कोशंट. आ रहा है आपको समझ? इसको हम कहते हैं कोशंट. और जो बाहर जिस नंबर से डिवाइड करते हैं हम इसको कहते हैं डिवाइजर. जो डिवाइड कर रहे हैं, क्या? डिवाइजर. और जो अंदर हो रहा है खुद डिवाइड, उसे हम कहते हैं डिवाइडेंड. क्या? डिवाइडेंड. जो जिसे हम कर रहे हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं. जो हो रहा है डिवाइड अंदर उसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं. जो आंसर आया है क्वोशंट कहते हैं, और जो हमारा रिमाइंडर बचा है हम उसे रिमाइंडर कहते हैं. जो हमारा नीचे में कुछ ना कुछ बच जाता है तो हम उसे रिमाइंडर बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है प्राइम एंड कंपोजाइट. आपको प्राइम एंड कंपोजाइट में भी डिफरेंस पता होना चाहिए. देखिए, प्राइम एंड कंपोजाइट का सिंपल मतलब यही है, प्राइम नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जो अपनी टेबल में आए और 1 की टेबल में आए. क्या? जिनके फैक्टर्स 2 होने चाहिए, जो अपनी टेबल में आए और जो 1 की टेबल में आए. जैसे कि 2. अब 2 किस में आएगा? अपनी में तो आए. जो भी आप नंबर उठाएंगे ना वो अपनी में तो आएंगे, और किस में आने चाहिए? 1. ऐसी टेबल विच कम इन 1 एंड इन इटसेल्फ, वो आपके क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, जिनके बेसिकली 2 फैक्टर्स होते हैं. और कंपोजाइट क्या होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. मतलब वो 1 में भी आते हैं, अपनी में भी आते हैं, और उससे ज़्यादा में आते हैं. जैसे 4 हो गया, अब ये 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा और 4 में भी आएगा. मतलब इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 2 से ज़्यादा. और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? कंपोजाइट होते हैं. गॉट इट? और नेचुरल नंबर्स आपने पढ़े होंगे. नेचुरल नंबर्स हम किन्हें कहते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं. गॉट इट? 1 से लेके या फिर आपके 9 और सो ऑन चलते हैं. होल नंबर्स आपके क्या होते हैं? याद रखिए, होल और नेचुरल में यही फ़र्क है. जो आपके होल होते हैं ना, होल नंबर्स, ये आपके स्टार्ट ही 0 से होते हैं, फिर आपके ये चलते जाते हैं एंड सो ऑन. गॉट इट?
उसके बाद हमारा यस फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आ जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है, देखिए इधर मैंने एक टेबल लिखी है, एक मैं नंबर आपको देती हूँ, आपको मैं नंबर देती हूँ 5। क्या दिया है मैंने आपको 5। अब मैं पूछती हूँ ये 5 किस किस टेबल में आता है। अब आप कहेंगे ये 5 1 की टेबल में आता है, ये 5 5 के टेबल में आता है अपनी में, और जो है 5 किसी और की टेबल में नहीं आता। अब मैं कहती हूँ इसकी ना मल्टीपल्स लिखो, मतलब समझ रहे हो आप, मतलब 5 10 15, मतलब आप जो करते हो ना 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3s are 15 5 4s are 20, मतलब आप जो कह रहे हो ना 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, मतलब 5 1 इक्वल्स टू 5। मतलब आप ना ये चीज़ नहीं लिखते, जो इसके आंसर्स आ रहे हैं ना, जो आप लिखते जा रहे हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, जो आप कह रहे हैं ना कि ये 5 किस किस टेबल में आता है, जो ये आप चीज़ें निकाल रहे हैं ना, इन चीज़ों को हम कहते हैं फैक्टर्स। ये आपने क्या किए, 5 के फैक्टर्स निकाले। और जो आपने 5 की टेबल सारी लिखी है, जिसमें आपने डायरेक्ट मल्टीपल्स लिखे हैं, जो आपके आंसर्स आते हैं, इनको हम कहते हैं 5 के मल्टीपल्स। यही फ़र्क होता है। उसके बाद आपका आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, देखिए मैथ्स में जो इंटीजर होता है ना, एक इंटीजर लाइन होती है, एक लाइन होती है इंटीजर की ना, 3 चीज़ें होती हैं, ऐसे नंबर्स जिसमें आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आए, नेगेटिव भी आए और ज़ीरो भी आए। मैथ्स में एक इंटीजर लाइन बनती है जो ज़ीरो होती है, उसके राइट हैंड की तरफ आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं। बेसिकली मैं ना आपको ग्राफ बताती हुई चलती हूँ उधर, कि ग्राफ क्या होता है, आपको ग्राफ का पता होना चाहिए। देखिए ये आपने ग्राफ देखा होगा कि मैथ्स में हमारा ग्राफ होता है, इस तरह होता है। याद रखिएगा जो इस तरह होता है ना, इस तरह की लाइन, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या, एक्स एक्सिस। सीधे हाथ की तरफ एक्स पॉजिटिव होता है, उल्टे हाथ की तरफ एक्स नेगेटिव होता है। और जो ऐसे लाइन जाती है ना, ऐसे, इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। क्या, वर्टिकल लाइन। इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। ये रो होती है और ये कॉलम होती है। ये आपका y ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। अब देखिए ग्राफ में ना 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू होते हैं, इधर से। क्वाड्रेंट समझ रहे हैं, चौथा हिस्सा, 4 हिस्से है ना, 4 हिस्से। पहला क्वाड्रेंट यहाँ से शुरू होता है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। किस तरह स्टार्ट हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ग्राफ है, ग्राफ के 4 हिस्से होते हैं, राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे y नेगेटिव। पहला क्वाड्रेंट जो होता है ना, हमेशा किसी भी वैल्यू में हम पहले x की वैल्यू रखते हैं, फिर y की रखते हैं। आ रही है आपको बात समझ। तो इधर x क्या होता है, पहले पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके x और y क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। और ये एमसीक्यूज आप 100%ली ये बहुत सी टेस्ट में आते हैं कि आपके जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें x और y की साइन क्या होती है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू लिखते हैं, तो x की साइन क्या होती है, नेगेटिव, और y की क्या है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पहले x को शो करते हैं फिर y को करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव और नेगेटिव होता है, मतलब x नेगेटिव y नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। आगे आपको समझिए, आपका ग्राफ का बेसिक इंट्रो है। उसके बाद आपका ये इधर एंड होता है, ये चीज़ें आपकी आती हैं जिसमें आपको ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 4 सवाल, 4 एमसीक्यूज तो आपके इसी से बन जाएंगे, जिसमें आपके क्वाड्रेंट का पूछ सकते हैं और उनके साइन सिंबल्स का पूछ सकते हैं, फैक्टर्स मल्टीपल्स का पूछ सकते हैं। जिस तरह सवाल आ जाते हैं कि 25 के फैक्टर्स कौन से हैं, फिर वो ऑप्शन दे देते हैं 1 और 5 है, 1/25 है, 1,5 है, तो उसमें से आप करेक्ट आंसर को इसी तरह टिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यू रिमेंबर्ड आपका नंबर्स एंड ऑपरेशंस में आपका टॉपिक था रेशो एंड प्रोपोर्शन। देखिए रेशो एंड प्रोपोर्शन क्या होते हैं, पहले रेशो देख लेते हैं। रेशो कहते हैं किसी भी चीज़ का डिवाइड करना, हाफ करना। देखिए इधर है a रेशो b। रेशो को शो किस तरह करते हैं, इस तरह। इधर से आप कोई भी वेरिएबल्स दे देते हैं। मैथ में आपको पता है a से लेके z तक जो होते हैं, जो इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, पर मैथ्स में हम इनको क्या कहते हैं,
वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वेरिएबल्स। और जो नंबर होता है कोई भी, 0 से लेके कोई भी ले लो आप, 10 तक लेते हैं, इन नंबर्स को आप मैथ्स में क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट्स। और अगर यही नंबर्स इन वेरिएबल्स के साथ आ जाएं, जैसे 2a, यही नंबर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ जाए तो आप इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। अच्छा, इस तरह के भी एमसीक्यूज आते हैं कि अगर आपका नंबर वेरिएबल के साथ आ रहा है तो आप इसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ए रेशो बी। ए रेशो बी में आपका जो पहला एलिमेंट होता है ए को आप रेशो में कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या? एंटीसीडेंट। और जो रेशो बी होता है, बी को कहते हैं कोइंसिक्वेंट। क्या आपका एमसीक्यूज पिछली रिकॉर्ड्स में, टेस्ट पास्ट पेपर्स में आ चुका है कि रेशो में पहले वैल्यू को क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट, और सेकंड को क्या कहा जाता है? कॉन्सिक्वेंट। देखिए, ए रेशो बी का मतलब है, रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, ए रेशो बी का मतलब है ए अपॉन बी। अगर सी रेशो डी हो तो उसका मतलब क्या है? सी अपॉन डी। अब हम एक सम में देखते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, 20:15 मतलब 20 अपॉन 15, 20 को 50 से डिवाइड करना है। तो ये किस टेबल में आते हैं? 5 टेबल में आते हैं। 5 3 15, 5 4 20, 4/3 आ गया। तो क्या मैं लिख सकती हूँ 4:3? क्योंकि 4:3 का मतलब भी क्या है? 4/3। तो 4/3 को आप ऐसे लिखें या 4:3 लिखें, एक ही बात है। उसके बाद आता है 20:45:60। अब आपके 3 नंबर्स में रेशो आ रहा है। याद रखिएगा, तीनों नंबर्स में अगर रेशो आता है ना तो आप ऐसी टेबल लगाएंगे जो तीनों को कट करे। ऐसे नहीं कि आपकी 2 टेबल को कट करे, नहीं, तीनों को करे। अब यहाँ पे कट करिए 5 की टेबल। 5 4 20, 5 9 45, 5 12 60, 5 1 5, एक इधर गया, 5 2 10। आंसर क्या गया? 4:9:12। अच्छा, अब इधर आप सोचते होंगे 3 की टेबल लग रही है, 3 3 9, 3 4 12, पर क्या 3 की टेबल इस पर लग रही है? नहीं लग रही। तो आप ऐसी टेबल लगाएंगे जो तीनों पर लगे। तो तीनों पर अब कोई भी टेबल नहीं लग रही, एक इवन 2 इवन आ गए और एक ओड आ गया। सो ये आपका आंसर है। अच्छा, अगर यही रेशियो आपका अपॉन फॉर्म में आ जाता है, फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे 2/3 रेशियो 4/5 है, इसका आप समझ रहे हैं? मतलब 2/3 रेशियो 4/5 है। मतलब मैं क्या कह सकती हूँ? 2/4, 3/5। अगर आपका रेशियो अपॉन फॉर्म में आता है ना तो सिंपल आप क्या कर लें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 2 10 रेशियो, 3 4 12। अब आप इसको ऐसे ही कट कर लें, इधर भी कट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10:12 का मतलब क्या है? 10/12। तो 2 5 10, 2 6 12। आप इधर भी डायरेक्ट कर सकते थे, 2 5 10, 2 6 12। तो आंसर क्या आ गया? 5:6। इसी तरह 2/3 और 4/5 है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें इस तरह। 5 2 10, 3 4 12। अब आप इधर काट सकते हैं। 2 5 10, 2 6 12, 5:6 आ गया। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 1 2, 2 2 4। क्यों? क्योंकि 2:4 का मतलब तो 2/4 है ना, हम अपॉन में नंबर को कट करते हैं। आप खैर इसी सेम फॉर्मूला से ही कर लें। ठीक है जी। तो रेशो में आपके क्या आ रहे हैं? एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट आ रहे हैं। और अगर रेशो आपका, मैंने आपको बताया रेशो सिंपल फॉर्म में मैंने आपको डिवाइड करना बताया, फ्रैक्शन फॉर्म में बताया। अगर ये रेशो आपका पॉइंट फॉर्म में आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, पॉइंट में एक सिंपल सी ट्रिक है, जितने पॉइंट होंगे आप उतने पॉइंट्स को कट कर देंगे। जैसे 0.2 रेशो 0.3 है तो आप क्या करेंगे? इधर भी पॉइंट के बाद एक है, इधर भी पॉइंट के बाद एक है, दोनों पॉइंट कट गए, 2:3 आ गया। अब 0.2 है, रेशो 0.03 है, बड़ा नंबर कौन सा है? इधर है, पॉइंट है। पॉइंट को अभी भी मैंने आपको मल्टीप्लाई में बताया था, राइट हैंड की तरफ मूव करता है, एक दफ़ा दूसरी दफ़ा। मतलब 3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, नहीं 0.03 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से। जो 100 आए हैं वो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0.2 को भी 100 से करेंगे और 0.03 को भी 100 से करेंगे। अगर आप इसको 100 से करेंगे तो 1 2, ये 2 दफ़ा मूव कर जाएगा, 100 इधर ख़त्म हो गया। मतलब आंसर क्या आ गया? पॉइंट इधर मूव हो गया तो 3.00, और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, मतलब आपका 3 आंसर आ गया। और इस तरफ अगर 100 को 2 0 है, 2 दफ़ा मूव करेंगे, पर इधर तो पॉइंट के बाद 1 है तो 1 दफ़ा मूव किया और एक दफ़ा दूसरी दफ़ा दूसरा किया तो मतलब 0 आ गया। 20:30 आपका आ गया। अच्छा, अगर यही रेशो आपका डिवीजन फॉर्म में हो तो फिर कैसे होगा? इसकी एक सिंपल ट्रिक है। आप पहले नंबर को क्या कर दें?
कवर कर दें, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, जो आंसर आया उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 3 4 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, आपने 12 लिख दिया। अब उसके बाद इस नंबर को कवर करें। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, अब इस नंबर को कवर करें। 3 2 ज़ा 6, अब 6 को इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, अब तीनों के तीनों नंबर किससे कट रहे हैं? 12 रेशो 16 रेशो 18, किससे कट रहे हैं? 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 6 रेशो 8 रेशो 9। अब ये क्या एक टेबल से कट रहे हैं? किसी नहीं कट रहे। इसको देख लेते हैं, कौन सी ट्रिक करेंगे? पहले को कवर करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20 रेशो। इसके बाद इसको कवर करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, अब इसको करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10, 105। अगर ये आपका किसी एक टेबल से सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप करेंगे, वरना आपका यही आंसर हो जाएगा। गॉट इट? इधर आपका रेशो होता है खत्म। मैंने आपको रेशो बताया, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट होते हैं। रेशो को किस तरह हम करते हैं? पॉइंट में, अपॉन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, फ्रैक्शंस में। उसके बाद आता है आपका प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन आपका क्या होता है? देखिए, प्रोपोर्शन आपका क्या होता है, इसमें 4 वैल्यूज होती है। A रेशो B, प्रोपोर्शन C रेशो D, मतलब 2 रेशोज के बीच में आपका क्या होता है? प्रोपोर्शन। किस तरह पढ़ेंगे? A रेशो B, प्रोपोर्शन C रेशो D। प्रोपोर्शन को हम इस तरह भी शो करते हैं या और इक्वल की तरह भी शो करते हैं, ठीक है। अब प्रोपोर्शन में आपके जो A और D है, पहली और आखिरी वैल्यू को हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। ये सवाल भी पास्ट पेपर्स में काफ़ी मरतबा आ चुका है, सो प्लीज़ आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। पहले और लास्ट एलिमेंट को हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। B और C मिडिल एलिमेंट्स को हम कहते हैं मीन्स। गॉट इट? ये आता है कि मिडिल एलिमेंट्स B और C आपका MCQs आ जाता है। 4 वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 2 रेशो 4, प्रोपोर्शन 4 रेशो 8। उसमें कहते हैं कि 4 और 8 बताएं क्या है, वो आपके मीन होते हैं, और पहली और आखिरी वैल्यू आपकी क्या होती है? एक्सट्रीम होती है। अच्छा, हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। A रेशो B, प्रोपोर्शन की दूसरी साइन क्या है? इक्वल, इक्वल C रेशो D। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी अभी हम पढ़ कर आए ना। A रेशो B का मतलब क्या है? A अपॉन B मल्टीप्लाई C रेशो D का मतलब क्या है? C अपॉन D। और 2 रेशोज के बीच में जब इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। A D ज़ा इक्वल B C से। तो बेसिकली इसी तरह से आपका प्रोपोर्शन क्या होता है? सोल्व होता है। अब जैसे कि सवाल है 2 रेशो X, प्रोपोर्शन 4 रेशो 6। अब आप क्या करेंगे? एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ रखेंगे, मीन को मीन के साथ रखेंगे, 2 को 6 के साथ रखेंगे, 4 को x के साथ रखेंगे। 2 6 ज़ा 12 हो गया, 4 x ज़ा 4x हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपकी इक्वल की उस तरफ क्या करिए? मल्टीप्लाई। अगर इक्वल की इस तरफ लाएंगे तो वो क्या करेगी? डिवाइड। जो चीज़ इक्वल की एक तरफ मल्टीप्लाई करती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड करती है, और अगर इक्वल के उस तरफ प्लस करिए तो उधर जाके माइनस करेगी, अगर माइनस करिए तो उधर जाके प्लस करेगी, मल्टीप्लाई करिए तो डिवाइड करेगी, डिवाइड करिए तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगी। अब इधर क्या करिए? मल्टीप्लाई। हमें ये वेरिएबल फाइंड करना है। 4 को आप डिवाइड में ले जाएं, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 3। इसको हम वेरीफाई कर लें कि हमने सही किया या गलत किया है। x की वैल्यू क्या है? ये 3, तो 2 रेशो 3 रखें, 4 रेशो 6 रखें। अब हम क्या करते हैं? पहले को पहले के साथ करते हैं और मीन को मीन के साथ करते हैं, एक्सट्रीम एक्सट्रीम के साथ रखें। 2 6 ज़ा 12 और इक्वल की साइन देंगे, 4 3 ज़ा 12। अगर इक्वल की दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है तो मतलब आपने प्रोपोर्शन का सवाल सही किया है। अच्छा, यही सवाल प्रोपोर्शन का अगर आपका फ्रैक्शन में आ जाता है तो आप क्या करेंगे? जैसे 2/3 रेशो 4/8, प्रोपोर्शन 3 रेशो x है। इधर भी आप वही करेंगे, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ रखेंगे, मीन को मीन के साथ रखेंगे, 2/3 को x के साथ रखेंगे, इक्वल 4/8 को 3 के साथ रखेंगे, तो 2/3x उधर वैसा का वैसा रहेगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3/2 हो गया। इक्वल की अगर इस तरफ x है तो आप क्या करेंगे? मैं आपको दोबारा इस स्टेप को बताती हूँ, इसको आप छोड़ दें। 2x/3 इक्वल टू 3/2 है। आपको x मालूम करना है, x इधर ही रखें, 3/2 इधर ही रखें।
अच्छा ये क्या कर रहे हैं, नीचे डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड जो चीज़ करती है इक्वल के उस तरफ मल्टीप्लाई करती है, और जो चीज़ मल्टीप्लाई करती है इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड कर देती है। ठीक है जी, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, तो आपका आंसर आ गया 9/4। उसके बाद आपका परसेंटेज आ जाता है। देखिए परसेंटेज क्या होता है, किसी भी चीज़ को सॉल्यूशन जब आप करते हैं ना तो आप उसका परसेंट में लेते हैं। आप लोग अक्सर जाते हैं शॉपिंग करने तो उधर लिखा होता है कि भाई इस पे 20% ऑफ है, 40% ऑफ है, 60% ऑफ है। तो आप क्या करते हैं, जैसे फॉर सपोज़ आप एक शॉप पर गए और उधर जो है आपको एक शर्ट मिलती है 1000 की, और उस पर लिखा हुआ है इस पर 10% ऑफ है। 10% ऑफ का मतलब हुआ उस 1000 में से आप क्या कर देंगे, 10% को माइनस कर देंगे। जब आप उस 1000 में से 10% को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 900। मतलब परसेंट का मतलब होता है उस एक्चुअल अमाउंट का 100 हिस्से, 100%। समझ रहे हैं? अगर एक आपको शर्ट मिल रही है 1000 की और उस पर 20% ऑफ है तो मतलब 200 माइनस है। ठीक है, 200 आपने 2% निकाल लिया तो आपके कितने हो गए, 800। मतलब आपको एक्चुअल प्राइस कितने की मिलेगी, अब वो शर्ट 800 की मिलेगी। अक्सर आपके एग्जाम्स में मार्क्स आते हैं तो आप परसेंटेज निकालते हैं, आपको पोजीशन तो मिल जाती है, आपकी कितनी पोजीशन आ गई, आप परसेंटेज निकालते हैं कि आपकी 100 में से कितनी परसेंटेज बनी। जिस तरह बोर्ड में आपकी 80% पे आपका ए ग्रेड होता है, A1 होता है, और 90 ए होता है, आपका 90+% होती है तो A1 ग्रेड होता है। तो आप ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखिए जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं ना, जो आपने मार्क्स हासिल किए होते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स जो आपने लिए हैं वो आप ऊपर रखते हैं, और जो टोटल मार्क्स होते हैं वो आप नीचे रखते हैं। जो आपने लिए हैं वो ऊपर रखेंगे, जो आपके टोटल है वो नीचे रखेंगे, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्यों? क्योंकि परसेंटेज की साइन कैसे होती है, इस तरह से। अब परसेंटेज की ये साइन है, इसका मतलब पता है, इसका मतलब है 1, और जो परसेंटेज के ऊपर जो छोटे छोटे होल्स है ना, 2 निशान है, ये इसको आप 0 0 रख लें। ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज का मतलब होता है 100, 100। मतलब उसके आप 100 पार्ट्स करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ऑब्टेन अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100 कर देते तो आपका क्या आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है। अब आपका जो परसेंटेज के क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें आपका बेसिकली परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब इतने इजी तो आपके सवाल आने नहीं हैं। अब आपके उसमें इस तरह से आएंगे कि आपको एक हिस्सा दिया जाएगा और उसमें से आपको कहेंगे कि उसका टोटल का इतना टेकन लिया गया है। बेसिकली आप ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, x% ऑफ y इज इक्वल्स टू z। इसका मतलब क्या है, मैं आपको मतलब बता देती हूँ। अगर सवाल में जो भी परसेंटेज का हिस्सा है वो आप इधर रखेंगे पहले, x%। क्यों? क्योंकि x% का मतलब ये परसेंटेज वाली वैल्यू x की जगह आएगी। ऑफ का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई, y आपका होता है टोटल, और इक्वल के बाद आपका होता है ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन मतलब टेकन, जो आपने हासिल किए। ये आपका ऑब्टेन पार्ट आ गया, y आपका टोटल पार्ट आ गया, परसेंटेज वाला आपका 100 वाला पार्ट आ गया। जैसे सवाल है 2/3 ऑफ 12। अब ये आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है 2/3 ऑफ 12 का मतलब है 2/3 आपको टोटल दिया गया है, और ऑफ 12 आपको ये टेकन और ऑब्टेन दिया गया है, और आपको x% इधर मालूम करनी है। 2/3 वैसा का वैसा रखेंगे, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 12, 3 1 = 3, 3 4 = 12, तो 2 4 = 8, आपका 8% आ गया। अब यही चीज़ अगर आपकी पॉइंट में आती है तो फिर आप क्या करेंगे, अच्छा एक ये चीज़ कर लेते हैं, 15% ऑफ 200 इज 15% है, मतलब 15 अपॉन जो भी परसेंटेज आएगी ना वो आपके अपॉन में जाती है, अपॉन परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब अभी अभी क्या बताया, 100 होता है। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 200 इज आपका क्या आएगा। यह बात आप समझ रहे हैं, परसेंटेज मतलब x% दी गई है, ऑफ y टोटल भी दिया गया, और z टेकन ऑब्टेन मालूम करना है कि आपने ऑब्टेन कितना किया। 2 0 ऊपर वाले 2 0 से कट जाएंगे, 15 2 = 30, 15 2 = 5 2 = 10, 2 1 = 2 3, आपका आंसर क्या आ गया, 30। ये आपका 30 जो है ना, ये आपका टेकन वाला पार्ट है, ऑब्टेन पार्ट है। अच्छा 0.2% ऑफ 0.8 इज, अगर यही चीज़ आपकी पॉइंट में आती है तो फिर आप क्या करेंगे। देखिए पॉइंट में बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, 0.2 डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 से,
ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 0.8 इज का मतलब है इज इक्वल टू, मतलब जेड आपने टेकन ऑब्टेन पार्ट मालूम करना है। देखिए 0.2 किसी भी पॉइंट को हटाने के लिए कैसे हटाते हैं, जैसे 0.2 का पॉइंट हटाना है ना, तो आप इसको डिवाइड करेंगे। पॉइंट का मतलब होता है 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, एक नंबर से, तो आप उतना जीरो लगा देंगे। कितने नंबर्स, एक है तो आप एक जीरो लगा देंगे। अब इधर से जब आप पॉइंट हटाएंगे ना, तो आप एक जीरो ऐड कर देंगे। 100 के साथ एक जीरो ऐड हो गया तो 1000 हो गया। और 0.8 का पॉइंट हटाएंगे तो कैसे हो जाएगा, 8/10। पॉइंट का मतलब है 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 0। उसके बाद ये 2 हो गया, क्या हो गया, 2/1000। 2 1 2, 2 5 10, 8 1 8, 8 1 8, 2 उधर चले गए, 8 2 16, 17 18 19 20, 4 इधर चले गए, 8 5 40। आपका आंसर आ गया 1/25 मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल टू z। 1 1 1 1 25 5 625 इक्वल टू z। ये आपका z आपका टेकन टोटल पार्ट आ गया, जिसका आंसर क्या आ गया, 1/625। सो इधर आपका ये जो है परसेंटेज और रेशियो का पोर्शन कवर होता है। ये हमने पहले वीडियो में कवर किया था। आपके नंबर्स एंड ऑपरेशंस मैंने काफ़ी डिटेलिंग में आपको बताया, मल्टीपल्स, फैक्टर्स, इवन, ओड, नेचुरल, होल, रेशनल्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद आपके प्राइम एंड कंपोजाइट भी बता दिए, रेशियो मैंने आपको बता दिया जिसमें आपके एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट आते हैं, परसेंटेज मैंने आपको बता दी, प्रोपोर्शन मैंने आपको बता दिया, परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, x% ऑफ y इज इक्वल्स टू z। ये आप फॉर्मूला लगा लेंगे ना तो आपका हर सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया मीन और एक्सट्रीम होते हैं, उसमें एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का किस्सा नहीं होता। अच्छा, रेट क्या होता है, रेट वो होता है जिसमें ना आप यूनिट्स को कंपेयर करें, जैसे किलोमीटर पर आवर, ये आपकी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल एंड कंपाउंड आपके जो है जी, ये इंटरेस्ट होते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह हम मालूम करते हैं, अब ये देख लेते हैं। देखिए इधर मैं आपको बताती चलूँ, सिंपल एंड कंपाउंड का आपका टॉपिक है। बेसिकली इंटरेस्ट की बात की जा रही है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब देखिए मैथ्स में इंटरेस्ट किसे कहते हैं, जो आप बैंक में पैसे रखवाते हैं, आप मंथली वाइज रखवाते हैं, आप ईयरली वाइज रखवाते हैं, तो उस पर ना आपको एक प्रॉफिट मिलता है पैसों पे, ठीक है। या आप लोगों को पता होगा, जो बैंक से रिलेटेड कोई अगर है, तो अगर आप 1 लाख रखवाते हैं तो 1 लाख पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, ठीक है। उस प्रॉफिट को आप मैथ्स की लैंग्वेज में इंटरेस्ट कहते हैं, जो आपको अलग से, आपके अलग से पैसों के ऊपर से मिलता है। अब मैथ्स में जो है, बेसिकली बैंक में जो है 2 किस्म के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड एवरी ईयर। अगर आप पैसे रखवाते हैं 3 माह वाली स्कीम में या 6 माह वाली स्कीम में या हर ईयर वाली स्कीम में, तो उसके पैसे फिक्स होते हैं, मतलब उसके ऊपर जितना प्रॉफिट होगा टैक्स काट के आपको वो उतना का उतना इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपको होता है सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपका इंक्रीज होता है, जो आपकी ऐसी स्कीम्स में रखे हुए होते हैं जो आपकी ईयरली इंक्रीज होते हैं, तो आपकी वो इंटरेस्ट प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज होता है। देखिए जब आप सिंपल इंटरेस्ट मालूम करते हैं ना, तो उसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आपका किसका फॉर्मूला है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, जिसमें आपका पी शो कर रहा है प्रिंसिपल को, आर शो कर रहा है रेट को, रेट आप समझ रहे हैं जो हम परसेंटेज में लेते हैं, टी शो कर रहा है आपके टाइम को, पी आपका शो कर रहा है प्रिंसिपल को, जो एक्चुअल अमाउंट होगा प्रिंसिपल का आपका वो उसको शो कर रहा है, और रेट परसेंटेज को और टी टाइम को अपॉन 100, टोटल 100 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर जैसे इफ अ टॉय इज अ प्राइस ऑफ 500 और उस पर जीएसटी रेट लग रही है आपकी 50% और आपको कह रहा है कि कोई भी आप इंटरेस्ट मालूम करो, तो अगर आपको प्रिंसिपल दिया गया है, फॉर सपोज पी की वैल्यू आपकी दी गई है, पी की वैल्यू आपकी है 15 लेक्स ले लेते हैं, ठीक है, या आप 150 लगा लेते हैं,
उसके बाद आपको रेट दिया गया है, रेट किस में होता है, परसेंटेज में होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, और टाइम भी दिया गया है, 2 साल का दिया गया है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लेते हैं आप। सिंपल इंटरेस्ट आपको P की वैल्यू क्या दी गई है 15000000 इंटू रेट कितना दिया गया है आपको 3 दिया गया है, टाइम 2 दिया गया है अपॉन 100। सबसे पहले 2 जीरो से काट दें आप, आपके 15,000 बन जाएंगे 3 जीरो के साथ, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 टू ज़ा 6 को आप 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है जी। तो आपका क्या आ जाएगा, 15 को 6 से करें, 5 6 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6 7 8 9 90 आ गया आपका, और 3 जीरो उठा के आप रख लें 1 2 3, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। ये आपका क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था। और अगर आपका आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप किसे कहते हैं, देखिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है जो हमारा हमने अभी भी बात की, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला होता है P 1 प्लस, ठीक है, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का P प्लस 1 प्लस R अपॉन 100 T माइनस P। ये क्या होता है, जो हमें बताता है हर साल जितना अमाउंट इंक्रीज होता है। इसमें आप P की वैल्यू आपको दी गई होती है, R आपका रेट होता है, और प्रिंसिपल जो भी आपका 1 प्लस R अपॉन 100 नंबर आएगा उसको आपको P से मल्टीप्लाई करके उसी P की वैल्यू से माइनस कर देना है, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। ये आपको सिंपल इंटरेस्ट का पता चल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का पता चल गया। उसके बाद फिर आपका जो है इसमें से एक और टॉपिक आपका रहता है जिसमें आपका है फाइनेंशियल अर्थमेटिक एंड कंज्यूमर मैथ। अच्छा, इसमें आपकी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें जो है आपका ये क्या कहते हैं, आपका ये प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, और जो है डिस्काउंट आता है, ठीक है। देखिए जो फाइनेंशियल अर्थमेटिक होती है ना, उसमें आपकी किसी भी चीज़ पे अगर आप प्रॉफिट मालूम कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट को हम P से शो करते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट में आप क्या करते हैं, पहले आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का मैं आपको बताती हूँ क्या होती है। देखिए आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, फॉर सपोज मैंने आपको 10 रुपये की पेन भेजी है, तो आप जो मुझसे ले रहे हैं ना, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस होती है और एक सेलिंग प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस एक्चुअल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस क्या है, इसकी 10 है। अब मैं आपको सेल कर रही हूँ 20 करके, 20 रुपये की, तो वो आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जिसमें आप बेचते हैं और जिसमें आप लेते हैं, ठीक है, किसी से। अब प्रॉफिट क्या होता है, जिसमें आपको प्रॉफिट हो, मतलब आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, तो प्रॉफिट आपका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस आपका क्या होता है, जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस कम मिल जाए, तो लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये बात याद रखिएगा, प्रॉफिट में पहले सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, और लॉस में पहले कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और डिस्काउंट आपको मालूम करना होता है। डिस्काउंट आपको मैंने अभी बताया, कोई शर्ट है आपको 1000 की है और वो आपको 10% डिस्काउंट में मिल रही, तो आप क्या करते हैं, आप ओरिजिनल प्राइस अगर 1000 की है तो उसमें से आप सेल प्राइस को माइनस कर देते हैं ना, 1000 में से 10% मतलब 100 रुपये माइनस कर लिए तो आपके 900 बन गए। तो आप क्या करते हैं, इसमें ओरिजिनल प्राइस, जो आपकी ओरिजिनल प्राइस है उसको माइनस कर लेते हैं सेल प्राइस से। क्या आप उसको माइनस कर लेते हैं सेलिंग प्राइस से, तो आपको डिस्काउंट पता चल जाता है। फॉर सपोज कोई है कि कॉस्ट प्राइस आपको दी गई है, सेलिंग प्राइस दी गई है, तो जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो आपको क्या पता चल जाता है, आपको उसका प्रॉफिट पता चल जाता है। तो यही चीज़ें थी आपकी अरिथमेटिक एंड कंज्यूमर मैथ में, तो ये चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं। सो होपफुली आपको मैथ्स का नंबर्स एंड ऑपरेशंस पोर्शन कवर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।